हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने दिशा बुक स्टार्ट कर दी, सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंदर हमने भूगोल स्टार्ट कर दिया है। और अब भूगोल के अंदर हम पांचवा जो टॉपिक है, जिसके अंदर पांचवे के अंदर दूसरा जो टॉपिक है प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। जो नदियाँ टॉपिक है भूगोल का, वो हम कर रहे हैं अभी, और उसमें पढ़ रहे हैं हम प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। पश्चिम बनास उद्गम सिरोही के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से। पश्चिमी बनास का उद्गम होता है सिरोही के नया सानवार गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से। सिरोही में बहकर यह गुजरात के बनासकांठा ज़िले में प्रवेश करती हैं, पश्चिमी बनास। इसके बाद लिटिल रन कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है, पश्चिमी बनास। इसकी लंबाई, पश्चिमी बनास की लंबाई 260 किलोमीटर है। गुजरात में पश्चिमी बनास, गुजरात का डीसा नगर पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सहायक नदियां हैं पश्चिम बनास की सूकली, सीपू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, धारवोल, गोहन, कुक्कड़ आदि। आबू रोड सिरोही पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित हैं। सोम नदी, सोम नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम इस प्रकार पढ़ेंगे, हम ये ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, अब इस प्रकार पढ़ेंगे। सोम नदी जो कि उद्गम होती है, सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर में। सोम नदी उदयपुर से निकलती है, फिर ऋषभदेव, फिर बाबलवाड़ा के जंगल, फिर बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, फिर सलम्बुर, फिर डूंगरपुर और वेणेश्वर की माही में ये विलुप्त हो जाती हैं। सोम नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। सोम नदी की सहायक नदियां हैं जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी। देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है। सोम नदी का उद्गम ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ा पहाड़ी से और वेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में विलय हो जाती है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल, उदयपुर के ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ा पहाड़ी से होता है, और ये विलय हो जाती है वेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में ये विलय हो जाती है। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, इसका उद्गम हुआ है उदयपुर से और ये विलुप्त हुई है डूंगरपुर के वेणेश्वर धाम के अंदर। जाखम नदी, जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से होता है। छोटी सादड़ी के जाखमिया गांव की भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से होता है। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के जाखमिया गांव की भंवर माता के मंदिर से होता है। त्रिवेणी संगम, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर त्रिवेणी संगम पर स्थित है। त्रिवेणी संगम पर स्थित है। सोम माई जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर। खांदू, राजस्थान के प्रवेश द्वार खांदू बांसवाड़ा में है। राजस्थान का प्रवेश द्वार खांदू, राजस्थान में प्रवेश होता है खांदू से। ये कौन सी नदी है खांदू? त्रिवेणी संगम, खांदू राजस्थान में प्रवेश। अब हम पढ़ेंगे, ये सब नदियां हैं अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं। सोम, पश्चिमी बनास, जाखम और खांदू। और अब हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहंदी झील से होता है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहंदी झील से। माही नदी, इसे आदिवासियों की गंगा
माही नदी को बागड़ की गंगा, माही नदी को कांठल की गंगा। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में बहती हैं। माही नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में बहती है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है तथा माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ध्यान रहे, माही नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है, जिसमें सोम, माही, जाखम नदियाँ मिलती है। वो त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। यह नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती हैं, कर दोनों को अलग करती हैं। लोधीसर का नाका डूंगरपुर में है। लोधीसर का नाका डूंगरपुर, कडाणा बांध गुजरात, माही नदी पर स्थित है। लोधीसर का नाका डूंगरपुर माही नदी पर स्थित है। कडाणा बांध गुजरात, माही नदी पर स्थित है। इसकी सहायक नदियां हैं। माही की सहायक नदियां हैं सोम, ईरू, जाखम, अनास, चाप, ऐरन, भादर, मोरेन, एराव आदि। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। ध्यान रहे, माही नदी पर निर्मित भीखाबाई सागवाड़ नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला डूंगरपुर है। तीर्थ स्थल गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित हैं। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे। तथा इस गलियाकोट के पास ही अनास नदी माही में मिलती है। तथा गलियाकोट के पास ही अनास नदी किस में मिलती है? माही में मिलती है। माही नदी भी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। अब हम पढ़ेंगे माही नदी का उद्गम तथा माही नदी कहाँ विलय हो जाती हैं। माही नदी को याद करने की ये ट्रिक नहीं पढ़ेंगे हम। माही नदी को ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। माही नदी उद्गम होता है धार जिला मध्य प्रदेश की मेहंदी झील के खादू अबापुरा तहसील बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर गुजरात, फिर कैम्प की खाड़ी, फिर खंबात की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है। जाखम नदी का प्रवाह क्षेत्र याद करेंगे। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर में जाखमिया गांव, सलम्बुर और फिर ये वेणेश्वर में विलुप्त हो जाती हैं। जाखम नदी पहले प्रतापगढ़, फिर छोटी सादड़ी, भंवर माता का मंदिर, जाखमिया गांव, सलम्बुर, वेणेश्वर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पश्चिमी बनास, सोम नदी, जाखम नदी, माही नदी, ये सब अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब हम इसका दूसरा पेज पढ़ेंगे, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का। लूणी नदी, यह भी अरब सागर की ओर बहने वाली एक नदी है। इस नदी का प्राचीन नाम लवणवती है। तो यह पुष्कर के पास लूणी नदी को साकरी नदी, उद्गम स्थल से अजमेर तक सरगावती या सागरवती नदी कहते हैं इसे। उद्गम स्थल से अजमेर तक लूणी नदी को सरगावती या सागरमती। झालोर में लूणी को झालोर में रेल, नाडा, मीठी खारी, झालोर में इसे रेल नदी, नाडा या मीठी खारी नदी भी कहते हैं लूणी को। मरुस्थल की गंगा लूणी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतसलीला कहा है। अंतःसलीला लूणी नदी को कालिदास ने कहा है। इसका जल बालोत्रा के धरातल का स्थल उसके पास की नदी के पेट के स्तर से भी नीचे हैं।
जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। तक मीठा इसका जल बालोतरा तक मीठा, बाद में खारा होता है। बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है। बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे स्थित है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 320 से 330 किलोमीटर राजस्थान में हैं। राजस्थान की लूनी नदी घाटी में सर्वाधिक संख्या में उप घाटियाँ हैं, तो थार मरुभूमि में राजस्थान की लूनी नदी में एकीकृत जल निकासी प्रणाली समाहित हैं। सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे स्थित है। सरदार संबंध परियोजना किस नदी के किनारे हैं? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर होता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहलाता है। इस नदी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी है। लूनी नदी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण है रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी है। ध्यान रहे, डेगाना, बिलाड़ा, पाली व झालोर लूनी बेसिन के भाग हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली व झालोर लूनी बेसिन के भाग हैं। लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ से होता है तथा ये विलुप्त होती हैं। लूनी नदी बाड़मेर जिले की गुड़ा मनाली तहसील के गंधवा कला में और फिर ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र याद करने के लिए, लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, फिर ये अजमेर जाती है, फिर नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, फिर झालोर और फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे जोजड़ी। जोजड़ी नदी ये भी अरब सागर की ओर बहने वाली नदी हैं। ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी हैं जो दाएं किनारे से मिलती हैं। बालोतरा लूनी नदी के दाएं किनारे हैं और जोजड़ी नदी भी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी हैं जो कि लूनी में दाएं किनारे से मिलती हैं। वह उसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण भी जोजड़ी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण रंगाई छपाई उद्योग हैं। जोजड़ी नदी का उद्गम पंडलू गांव मेड़ता नागौर से होता है तथा ये इसका विलय हो जाता है खेजड़ला गांव बिलाड़ा जोधपुर में इसका विलय हो जाता है। जोजड़ी नदी का उद्गम होता है पडलू गांव नागौर से तथा इसका विलय खेजड़ला गांव बिलाड़ा जोधपुर में लूनी नदी में हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जवाई नदी लूनी की सहायक हैं, गुइया नदी लूनी की सहायक नदी है, मीठड़ी लूनी की सहायक नदी है, सागी लूनी की सहायक नदी है, सूकड़ी लूनी की सहायक नदी है, लीलड़ी लूनी की सहायक नदी है, खारी लूनी की सहायक नदी है, बांडी लूनी की सहायक नदी है और जोजड़ी लूनी की सहायक नदी हैं। बांडी नदी उद्गम। बांडी नदी का उद्गम चतरा का गूड़ा मारवाड़ जंक्शन। बांडी नदी जो कि अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है जिसका उद्गम होता है चतरा का गूड़ा मारवाड़ जंक्शन पाली से और इसका विलय हो जाता है फेकरिया गांव रोहट पाली के बाद चैनपुरा भटाना भाटना पिल्लूनी जोधपुर में। इससे केमिकल रिवर भी कहते हैं। बांडी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं। सूकड़ी नदी का उद्गम देसूरी की पहाड़ियाँ पाली से और विलय बुर्द गांव समदड़ी बालोतरा में होता है। सूकड़ी नदी जो कि पाली की सहायक नदी है वो क्या
लूणी की सहायक नदी है। सूकड़ी नदी का उद्गम देसूरी की पहाड़ियाँ पाली से होता है और विले बुर्द गांव समदड़ी बालोतरा में होता है। सूकड़ी नदी भी अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। साबरमती राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है वो है साबरमती, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 44 से 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती हैं। 44 से 45 राजस्थान में बहती हैं। साबरमती की सहायक नदियां हैं हतीमती, मेशवा, वैतरक, वाकल, सेई, मानसी, माजम साबरमती की सहायक नदियां हैं, जो सभी उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती हैं। गुजरात का गांधीनगर एवं अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। गुजरात का गांधीनगर एवं अहमदाबाद कहाँ बसा हुआ है? यह साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को याद करने के लिए बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, फिर जयपुर, फिर दौसा, फिर भरतपुर और फिर फतेहाबाद में ये विलुप्त हो जाती हैं। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी, ताला नदी बाणगंगा नदी, रुंडित सरिता बाणगंगा नदी के उपनाम से विख्यात बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली, बहरोड में स्थित बैराट की पहाड़ियों से होता है। इसके किनारे कोटपुतली, बहरोड में बैराट सभ्यता, जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध व दौसा में माधो सागर बांध परियोजना बाणगंगा नदी पर स्थित हैं। बाणगंगा नदी पर स्थित हैं। भरतपुर में विलुप्त लेकिन ज़्यादातर वर्षा होने पर ये अपना जल सीधा यमुना राजस्थान की दूसरी नदी में डालती हैं। इसकी कुल लंबाई 240 किलो बाणगंगा की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है बाणगंगा नदी। पार्वती नदी। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली एक और नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र है। पार्वती नदी उद्गम देवासा जिला मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से, फिर बारा जिला के करयाहट बारा, फिर पालिया सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर व सवाई माधोपुर में ये चंबल में मिल जाती हैं। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करयाहट तहसील छबड़ा बारा के निकट छत्रपुरा गांव में यह पालिया सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर में चंबल नदी ये पालिया में चंबल नदी में मिल जाती हैं। पार्वती बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा का सर्जन करता है। पार्वती बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का सर्जन करता है। सहायक नदियां हैं पार्वती, जो कि अरब सागर की ओर जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है पार्वती। इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती की सहायक नदियां हैं लासी, बरनी, बैथल, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, दुवराज, बिलास आदि पार्वती की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को याद करने की सिकवाल ट्रिक, लेकिन हम ये ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में चितौरिया गांव रावत भाटा, फिर उसके बाद कोटा, फिर केशोराय पाटन बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, इटावा, मुरादगंज और फिर ये यमुना में मिल जाती है चंबल नदी।
जैसा कि हमने ये यहाँ पढ़ा है। अब हम एक बार ये मैप पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम कहाँ से कहाँ तक होता है? मेज नदी का उद्गम होता है बूंदी में भैंसलाना गांव के पास। मेज नदी का उद्गम बूंदी में भैंसलाना गांव के पास से होता है और मेज नदी विलुप्त हो जाती हैं। मेज नदी विलुप्त हो जाती हैं बिजोलिया की पहाड़ियों में। बिजोलिया की पहाड़ियाँ जो कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के मध्य में स्थित है। मेज नदी का बिजोलिया की पहाड़ियों में उद्गम हो जाता है। मेज नदी का उद्गम बिजोलिया की पहाड़ियों से होता है तथा इसका विलय भैंसलाना गांव के पास इसका विलय हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मैप से ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा बेंगू चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से तथा इसका विलय भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में हो जाता है। इसका विलय कहाँ हो जाता है? भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका विलय हो जाता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है हरिपुरा बेंगू चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से तथा इसका विलय भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ में हो जाता है। यह भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां हैं। ब्राह्मणी नदी, मेज नदी, चंबल नदी। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। पार्वती नदी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। बाणगंगा बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी को चमनवती नदी, चंबल नदी को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी, बारहमासी नदी चंबल नदी, नित्यवाही नदी चंबल नदी आदि नामों से जाना जाता है। चंबल नदी एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश बनाती है। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी से होता है? वो है चंबल नदी। तो राजस्थान में चंबल बेसिन क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली है वृक्षाकार है, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। चंबल नदी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। चंबल नदी राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बहाव क्षेत्र की दृष्टि से चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में चंबल नदी 320 किलोमीटर, राजस्थान में 322 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में 252 किलोमीटर व उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर बहती है चंबल नदी। आलनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है। आलनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश के 84गढ़ के समीप गांधी सागर बांध बनाकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के चितौरिया गांव रावत भाटा के समीप राजस्थान में प्रवेश करती हैं और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती हैं। सहायक नदियां हैं चंबल नदी जो कि बंगाल की खाड़ी के ओर बहने वाली नदी हैं, जिसकी सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश में हैं चंबल की सहायक सिवान, रेतम, शिप्रा। और राजस्थान में चंबल की सहायक नदियां हैं परवन नदी, अलानिया नदी चंबल की सहायक, बनास नदी चंबल की सहायक, पार्वती चंबल की सहायक नदी, बामनी चंबल की सहायक नदी, कुराल चंबल की सहायक नदी है, मेज चंबल की सहायक नदी है, सीप चंबल की सहायक नदी है, छोटी कालीसिंध चंबल की सहायक नदियां हैं। अब हम इसका दूसरा पेज पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां।
बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है जिसमें आती है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से। खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से, जिस कुंभलगढ़ से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी को वर्ण आशा नदी, बनास नदी को वशिष्ठी नदी व वन की आशा नदी बनास नदी को कहा जाता है आदि नामों से जाना जाता है। ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। बनास की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर तथा इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। चंबल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम हैं। पहला बिगोत भीलवाड़ा में, जो कि हैं बनास बेड़च मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम। बनास बेड़च मेनाल बिगोत भीलवाड़ा में है बनास नदी पर त्रिवेणी संगम, जो कि बनास बेड़च और मेनाल नदी पर हैं मिलती हैं। देवली के निकट बिसलपुर में बनास खारी डाई जो कि बिसलपुर टोंक में है। बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है। चंबल बनास सीप नदी का त्रिवेणी संगम है सवाई माधोपुर रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। इम्पोर्टेंट मेनाल झरना भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की सीमा पर स्थित है। मेनाल झरना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की सीमा पर स्थित है। तो झाडोल सिंचाई परियोजना राजस्थान की बनास नदी पर स्थित है। राजस्थान की बनास नदी पर झाडोल सिंचाई परियोजना स्थित है। टोंक शहर बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? टोंक शहर है बनास नदी के किनारे। टोंक शहर बनास नदी के किनारे स्थित है। अब हम पढ़ेंगे बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर अजमेर, फिर भीलवाड़ा, फिर टोंक, फिर सवाई माधोपुर के अंदर ये लुप्त हो जाती हैं। बनास नदी की सहायक नदियाँ। बनास नदी की सहायक नदी हैं बेड़च बनास की सहायक नदी है, डाई बनास की सहायक नदी है, मासी बनास की सहायक नदी है, मेनाल बनास की सहायक नदी है, मोरेल बनास की सहायक नदी है, कोठारी बनास की सहायक नदी है, खारी बनास की सहायक नदी है, सहोदरा बनास की सहायक नदी हैं। सवाई माधोपुर की खंडहार तहसील के बड़वास ग्राम में रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल मिलती हैं। चंबल कहाँ मिलती हैं? बनास के अंदर रामेश्वरम नामक स्थान पर सवाई माधोपुर की। खारी नदी। अब हम पढ़ेंगे खारी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। खारी नदी भी, बनास नदी भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली हैं। खारी नदी का प्रवाह क्षेत्र। खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर ब्यावर, फिर अजमेर में और फिर राजमहल टोंक में ये लुप्त हो जाती हैं। हम एक बार यहाँ से मैप देखेंगे। मैप के अंदर कुछ नदियाँ हैं। डाई नदी का उद्गम होता है भिनाई के पास अजमेर से तथा ये लुप्त हो जाती हैं बिसलपुर टोंक में। लुप्त हो जाती है। डाई नदी का उद्गम होता है भिनाई अजमेर के पास। डाई नदी। खारी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसका उद्गम होता है बिजराला की पहाड़ियाँ, राजसमंद से तथा ये राजमहल टोंक में विलुप्त हो जाती हैं खारी नदी। और तो हमने पूरा मैप पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर, मेजाबांध, भीलवाड़ा से होता है। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेजाबांध, भीलवाड़ा से। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, मेजाबाड़, भीलवाड़ा में एंट्री, फिर उसके बाद कोटड़ी, नंदरायपुर और बनास में मिल जाती हैं। फिर कोठारी
कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे मेजा बांध कहा जाता है, जो कि भीलवाड़ा में बना हुआ है। कोठारी नदी भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। अब हम पढ़ेंगे बेडच बेडच नदी। बेडच या आयड़ की प्रवाह क्षेत्र। आयड़ नदी, बेडच या आयड़, जो कि उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है और फिर चित्तौड़गढ़, फिर बिगोद और फिर बिगोद भीलवाड़ा में ये विलुप्त हो जाती हैं। भीलवाड़ा में ये विलुप्त हो जाती हैं। ये बेडच या आयड़ नदी भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। गंभीरी नदी का उद्गम होता है जावद गांव मध्य प्रदेश व चित्तौड़गढ़ के पास बेडच नदी में मिलती हैं। चित्तौड़गढ़ के पास बेडच नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है। गंभीरी। मेनाल नदी का प्रवाह क्षेत्र बेगू चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है मेनाल नदी का। फिर ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा, फिर मेनाल जलप्रपात जो कि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित हैं। फिर उसके बाद ये बिगोद, त्रिवेणी संगम बिगोद जो कि भीलवाड़ा में है। फिर ये बनास में मिल जाती है। मेनाल नदी भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है जिसका उद्गम बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है। बेडच नदी ये भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। बेडच नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेडच नदी को उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी तो बाद में बेडच नदी कहते हैं। बेडच नदी को उदय सागर झील से पहले आयड़ तो बाद में बेडच नदी कहते हैं। इसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई। बेडच नदी या आहड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई। बेडच की कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। बेडच नदी भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोद में आकर बनास नदी में मिलती हैं। सहायक नदियां हैं बेडच की चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी और ओराई। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी और ओराई बेडच की सहायक नदियां हैं। बेडच जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट पेज, जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों का लास्ट पेज होगा। नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना अमृत क्रांति है। तो भारतीय इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है। राजस्थान में नदियों को जोड़ने का परियोजना का जनक भारतीय इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। आहू नदी जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदी है जिसका उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। तो राजस्थान में प्रवेश नंदपुर गांव झालावाड़ से आहू नदी का प्रवेश होता है राजस्थान में। ये गागरोन के किले के पास झालावाड़ में कालीसिंध नदी में मिल जाती है आहू नदी। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी है आहू। अब हम पढ़ेंगे कालीसिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र। कालीसिंध नदी का उद्गम देवासा जिला मध्य प्रदेश में बागली गांव की पहाड़ी से, फिर झालावाड़ राजस्थान के झालावाड़ में रायपुर झालावाड़ नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश कालीसिंध नदी। फिर गागरोन दुर्ग में आहू नदी व कालीसिंध का संगम होता है। नानेरकोटा चंबल में मिलती है कालीसिंध नदी। नानेरकोटा में चंबल में मिल जाती है कालीसिंध। कालीसिंध का उद्गम होता है बागली गांव की पहाड़ियाँ देवारी जिला मध्य प्रदेश से, और ये विलुप्त हो जाती है नानेराकोटा में चंबल नदी में। कालीसिंध नदी का उद्गम देवासा मध्य प्रदेश में बागली गांव की पहाड़ी से, राजस्थान में प्रवेश रायपुर गांव झालावाड़ में,
और नानेरा कोटा में चंबल नदी में मिलती है। काली सिंध नदी भी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। राजस्थान में काली सिंध 145 किलोमीटर बहती हैं। काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू, परवन, आमझर, चोली, उजाड़। ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा के पटार से राजस्थान में प्रवेश खरबोरी गांव, मनोहर थाना, तहसील झालावाड़ में ये रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में मिल जाती हैं। इसी नदी पर 12 जिले में परवन परियोजना शुरू की गई है। सहायक नदियां हैं परवन की निमाज नदी, धार, छापी, घोड़ा पछाड़ आदि परवन की सहायक नदियां हैं। जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में मागली नदी पर बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? बूंदी में मांगली नदी पर बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में मेनाल नदी व उपरमाल पठार पर बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में मेनाल नदी व उपरमाल पठार पर बना हुआ है मेनाल जलप्रपात। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात धौलपुर में है। दमोह जलप्रपात धौलपुर में है। दमोह जलप्रपात धौलपुर में है। भील बेरी झरना ब्यावर की सीमा पर। भील बेरी झरना ब्यावर की सीमा पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 182 मीटर ऊंचा जलप्रपात भील बेरी झरना ब्यावर की सीमा पर बना हुआ है। भील बेरी झरना ब्यावर की सीमा पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 182 फीट का। इसी के साथ हमने राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों को टॉपिक ख़त्म कर दिया है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।